हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग आज से आपका एक नया चैप्टर दैट इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं। एंड अभी तक हमने आपके 9 चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बुक मिला के कंप्लीट कर दिए हैं। एंड इसमें हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था वो डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर आपका कैलकुलेशन एंड होता है। एंड अब हमारे पास एक नई यूनिट आती है दैट इज आपका 3D एंड वेक्टर्स, जहाँ पर आपके 2 चैप्टर्स रहेंगे। एक चैप्टर ये है, ठीक है, दैट इज चैप्टर नंबर 10, और इसके अगला वाला दैट इज चैप्टर नंबर 11 3D ज्योमेट्री, वो भी इसी से लिंक्ड एक चैप्टर है। जैसे कैलकुलेशन में हमने बोला था अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आती तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में दिक्कत आएगी या AOI में दिक्कत आ जाएगी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में। उसी तरीके से अगर आप वेक्टर्स ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आपको 3D में प्रॉब्लम होगा, और वेक्टर जितना बढ़िया आपको समझ में आ गया उतना 3D में आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, 3D के क्वेश्चंस को आप वेक्टर की मदद से ही करने लग जाते हो। क्लियर हो रही बात? वहां के फॉर्मुलेस तो होते ही होते हैं, वहां के फॉर्मुलेस समझने में आपको वेक्टर्स बहुत हेल्प करता है। ठीक है जी, तो इसलिए वेक्टर को आपने बड़ा ढंग से पढ़ना, और बहुत इजी सा कंसेप्ट है। जो बच्चे आपके साइंस स्ट्रीम से दे आर फेमिलियर विद द वेक्टर्स, वो वेक्टर्स के साथ फेमिलियर है। आपका 11th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो फिजिक्स में उस चीज को। कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं या फिर आर्ट्स का कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है जैसे मास लिए लकीली, तो उस बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, उतना बेटर समझ में ना आए क्या वेक्टर कब, जब वो खुद से पढ़ेगा। जब मुझसे पढ़ेगा तो बढ़िया से आएगा। ठीक है ये थी मार्केटिंग है। अरे नहीं, आ जाएगा, बहुत इजी है वेक्टर। ठीक है, कुछ नहीं, बेसिक बेसिक आप लोग पढ़ रहे हो वेक्टर का, और कुछ नहीं है इसमें, घबराने वाली वो बात नहीं है। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं वेक्टर के बारे में। है क्या वेक्टर यार? बिकॉज इस वेक्टर की जो बातें हैं आप थोड़ी बहुत जानते हैं। ठीक है, वेक्टर्स आप लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं? 10th स्टैंडर्ड से आपने सुन लिया था। इवन 9th स्टैंडर्ड में भी आपके टीचर्स बता देते हैं आपको। 9th में पढ़ते आ रहे हो, सॉरी 9th में आप फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हो, आपने पढ़ा होगा ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस बताओ। आपको बोला जाता था डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बोला जाता था नहीं बोला जाता था? 9th में ही तो पढ़ा था आप लोगों ने। फिर ये भी पढ़ा था कि क्यों बोल रहे वेलोसिटी और स्पीड को भी ऐसे बोलते थे, स्पीड आपकी स्केलर और वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। एक बेसिक सी डेफिनेशन वहां पे होती थी। क्या डेफिनेशन होती थी? क्या डेफिनेशन होती थी? और इवन ये पढ़ा था, सबसे पहले आपने पढ़ा था हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में, हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में 2 तरीके की क्वांटिटीज हैं। ये चीज आपने पढ़ी होगी। हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में जो भी आप अपने आसपास चीजें देख रहे हो, जितनी भी चीजें आप देखते हो फिजिकली आप देख सकते हो। ठीक है, तो 2 तरीके की चीजें होती है। एक होती है, एक क्वांटिटी को हम बोल देते हैं, क्लासिफाई करते हैं स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी क्वांटिटी होती है बच्चे जो फिजिकल क्वांटिटी हम देख रहे हैं अपने आजू बाजू, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी, अब ये स्केलर क्वांटिटी किसे कहा जाता है भाई साहब? स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनको बताने के लिए केवल आपको क्या चाहिए? एक मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट टू डिफाइन देम। उनको डिस्क्राइब करने के लिए आपका मैग्नीट्यूड ही काफी है। मैग्नीट्यूड बोले तो कोई एक नंबर, कोई एक वैल्यू। ठीक है, विद अ यूनिट, किसी एक यूनिट के साथ हम बात करें, कोई यूनिट भी होगी साथ में, तभी आप किसी को बता पाओगे। जैसे मैंने कहा आपका मास क्या है, आपका आपसे मास पूछा गया। ठीक है, याद रखना मास और वेट में डिफरेंस होता है। वेट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है। मास क्या? स्केलर है। मास जो तुम्हारा भार होता है, ऐसा तुमसे पूछा गया, तुमने बोला भाई हमारा मास 55 kg है, बस एक नंबर से हमें बताना पड़ा और कुछ बताना नहीं पड़ा, आपको डायरेक्शन की मदद नहीं लेनी पड़ी। तो ऐसी क्वांटिटी को ये आपने क्या बताया? अपना मास। याद रखना मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, कंफ्यूज नहीं हो जाना। वेट है भाई वेक्टर। ठीक है, मास हो गया। ऐसी मैंने पूछा भाई कि आपका जो ट्रैक एंड फील्ड में जो सबसे छोटी रेस होती है ओलंपिक में, वो कितने मीटर की होती है? तो तुमने सिंपल एक नंबर बोला सर 100 मीटर। कितनी होती है? 50 मीटर तुम्हारे स्कूल में होती होगी भाई, ओलंपिक में बोला मैंने। तो 100 मीटर की होती है ट्रैक एंड फील्ड में। कितनी होती है भैया? सबसे छोटा ट्रैक क्या होता है? 100 मीटर का होता है। उसके बाद फिर 400 मीटर, 200 मीटर, अलग अलग चलते हैं। ठीक है जी, सो आपको केवल क्या बताना पड़ा? एक नंबर जिससे आपने बात कर ली। ठीक है जी, जब भी मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ रियल नंबर हियर। हम किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड बोले तो जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? कि रियल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको बताने के लिए आपको केवल एक नंबर की जरूरत है, बता दिया सीधा। ठीक है जी, पर अगर वही हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, तो ये वो क्वांटिटीज होती है जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, टू डिस्क्राइब देम यू वांट टू डिस्क्राइब देम वी नीड डायरेक्शन
प्लस साथ में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी। जो स्केलर के साथ चाहिए ना मैग्नीट्यूड, वो तो चाहिए चाहिए, साथ में आपको क्या चाहिए भैया, डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड बोले तो एक नंबर होगा, साथ में उसके साथ हम डायरेक्शन भी बताएंगे। क्लियर है जी बात। जैसे कि हमने आपसे बोला कि भाई किसी व्यक्ति ने फोर्स लगाया है, फोर्स बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है आपका वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है। ये डेफिनेशन आपने 9-10 में पढ़ी थी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन क्वांटिटी होती है, कौन सी क्वांटिटी होती है, जो क्वांटिटी जिनकी डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड हो, दोनों हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। फोर्स, आपने जब आप कभी भी किसी शॉप पे जा रहे हैं, ग्लास, अगर ग्लास का उसका क्या बना हुआ है, दरवाजा बना हुआ है, ग्लास डोर है, शॉपिंग मॉल्स वगैरह तो अब तो ऑटोमेटिक वो आ गए, अदरवाइज कोई वैसी दुकान है तो वहां पर आपका दुकान में ग्लास पे आपका क्या लिखा होता है, पुश या पुल, ठीक है। पुश मतलब धक्का दो आगे को, ये तो बताना चाह रहा है आगे को दो धक्का, उससे तुम्हें क्या बता दी, डायरेक्शन बता दी। तो तुम कुछ मैग्नीट्यूड के साथ, किसी ना किसी मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है, कुछ ना कुछ तो लगाओगे। ऐसा ना पूरी जान से लगा दिया, हल्का सा पुश कर दोगे ना उसको, ऐसा ना कि पूरी जान से उसे भाई दरवाजे को खेड़ दे, सनी देओल बन गए। तो तुमने 5 न्यूटन का फोर्स लगा के किसी एक डायरेक्शन में, मे बी वो ईस्ट डायरेक्शन हो सकती है आपकी, 5 न्यूटन आपने फोर्स लगाया इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट या वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कहीं पे भी लगा रहे हो आप लोग। तो आप क्या कर रहे हो, फोर्स जब लगाते हो तो वो किसी ना किसी डायरेक्शन में लगता है और उसका कुछ ना कुछ क्या रहता है, आपका मैग्नीट्यूड रहता है। तो फोर्स आपकी कैसी क्वांटिटी होगी भैया, वेक्टर होगी। फोर्स के साथ और क्या हो सकता है आपका, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी की सारी कैसी क्वांटिटीज है बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे अगर हम यहां बात करें स्केलर में, आपका वर्क डन, आपकी एनर्जी, ठीक है, ये कैसी क्वांटिटीज हो जाती है बच्चे, आपकी स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर, ठीक है जी। वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, टॉर्क हो गया आपका, ठीक है जी, हाँ, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो बच्चे ये कैसी क्वांटिटीज हो गई आपकी, वेक्टर। अब यहां पर एक छोटा सा सवाल आता है कि अगर आपसे बोला जाए अगर आपसे बोला जाए कि भाई साहब करंट कैसी क्वांटिटी है। अभी जो करंट है बेटा, करंट की डायरेक्शन भी होती है, करंट हैव डायरेक्शन, प्लस इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। ये सब तुम 10th में पढ़े हो अगर याद हो, और फिजिक्स पढ़ रहे हो तो भाई तुम लोग साइंस वाले होगे तो अभी पढ़ भी रहे होगे। तो आप देखोगे करंट का डायरेक्शन भी बच्चे, करंट का डायरेक्शन भी ये बोल रहे हैं हम यहाँ की तरफ जा रहा है, और हम बोल रहे हैं 5 एम्पेयर, मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं सर विद यूनिट, आपने एक नंबर भी दे दिया उसको, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी है आपकी बच्चे, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है, अब यहां पर एक थोड़ी सी अपग्रेडेड सी डेफिनेशन आती है वेक्टर्स की। क्या डेफिनेशन होती है, दोस क्वांटिटीज व्हिच फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वो क्वांटिटीज जो वेक्टर लॉज को फॉलो करती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है आपकी। तो इसीलिए जो ये करंट है ना, ये आपका स्केलर एल्जेब्रास को क्या करता है, फॉलो करता है। 5 एम्पेयर को 2 एम्पेयर करंट से जोड़ो, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये सिंपल जो स्केलर आपका ना लॉज होते हैं उनको फॉलो करता है, वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए हम करंट को क्या नहीं बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते। ये रीजन है सर, ठीक है। तो पूछेगा अगली बार तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, दोस क्वांटिटीज फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये वेक्टर लॉस को क्या करती है, जो फॉलो करती हैं, प्रोडक्ट को भी कर सकती हैं आपका, ठीक है। हाँ जी, हाँ, अच्छा मैंने लिखा नहीं, अच्छा दिल में है पर कलम पे नहीं आ पाया है, ज़बान पे भी है, दिल में भी है, कलम पे नहीं आया। दोस क्वांटिटी फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, या फिर प्रोडक्ट जो वेक्टर लॉस को करती हैं, एडिशन भी हो सकता है आपका, वेक्टर लॉ ऑफ प्रोडक्ट भी होता है, उसको फॉलो अगर वो करती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है जी। एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे, आपको कुछ दे रहा है वेक्टर क्वांटिटीज, यही अगर आगे ले देके एमसीक्यूज में आ सकती है, वरना वैसे पूछेगा नहीं, और चीजें हैं पूछने को लाइफ में उनके पास। तो क्या है, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क डन, आपको एनसीईआरटी मिलेगा इन द फर्स्ट पेज, आपको दिख जाएगा। तो टेम्परेचर हो गया, और ठीक है, अगर कोई बच्चा नया है जिसको पता नहीं है, टेम्परेचर हो गया, वर्क डन हो गया, मनी हो गया, डेंसिटी हो गया, ठीक है, आपका वोल्टेज हो गया, करंट अभी अभी मैंने आपको बताया ये हो गया। ये सारे के सारे बच्चे क्या है, रेजिस्टेंस हो गया, दीज आर योर स्केलर क्वांटिटी, रेजिस्टेंस हो गया, ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है। एंड अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, जो लिखी है तो है, साथ में आपका क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा, वेट भी क्या हो जाएगा आपका, लिखा नहीं यहाँ पे, हाँ, वेट वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम हो गया। ध्यान सुनना एक चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम क्या नहीं बोल रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आती है सर आपको? क्लियर है? अब बात करते हैं, ये सारी चलो वेक्टर क्वांटिटी हो गई है, वेक्टर क्वांटिटी हमें पता चल गया। अब हम देख लेते हैं आपका कि वेक्टर एक्चुअल में हम डिनोट कैसे करेंगे। जब हम मैथ्स में हम हमारे चैप्टर का नाम क्या, वेक्टर अलजेब्रा, हम यहाँ पे क्या सीखना चाह रहे हैं, कैसे हम दो वेक्टर को क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। अलजेब्रा में आप क्या पढ़ते हो, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये तो सारी चीजें सीखते हो। वही हमने वेक्टर्स के बारे में भी सीख लेना। हम यहाँ जोड़ना, घटाना, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, डिवाइड करना तो नहीं सीखेंगे फिलहाल। हम दो वेक्टर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस चैप्टर एज वेक्टर अलजेब्रा। तो अब जो दो वेक्टर्स हैं उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, किसी भी वेक्टर को आप कैसे डिनोट करते हो, ठीक है। तो हम किसकी बात करते हैं आपका भी, हाउ वी डिनोट वेक्टर। वेक्टर को डिनोट बड़ा सिंपली, बहुत ही आराम से हम कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास एक लाइन सेगमेंट होगा, क्या होगा बच्चे, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए ए बी, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है। इसकी ये लेंथ क्या आप ज्ञात कर पाएंगे, निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सारे लाइन सेगमेंट है तो निकाल सकते हैं। तो इसका जो ए बी है, इसका जो लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब इसको मैंने क्या दे दी, इस एरो से लगा के एक क्या दे दी, डायरेक्शन। तो मैं कहूंगा हेयर ए बी इज अ, क्या है बच्चे आपका, एक वेक्टर है। ए बी क्या बच्चे आपका एक वेक्टर है। अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये लाइन सेगमेंट लगेगा, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक इस तरीके की एक लाइन बना देते हैं, और इन शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूं, बार बार एरो न लगा के ए बी ऐसे लिख दूंगा। तो ए बी के आपका बच्चे एक वेक्टर है, ठीक है जी। इसको इस तरीके से डिनोट करा जाएगा, जहां पर वेयर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और अगर मैं बोलूं इन शॉर्ट इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। हमने ए वेक्टर मान लिया, इसको क्या मान लिया बच्चे आपने, ए वेक्टर भी मान लिया। इसको लिखने का ये तरीका होता है। वेक्टर जब भी आप लिखोगे, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर है तो ए बी लिखोगे, उसके ऊपर क्या लगाई आपने, एक डायरेक्टेड लाइन लगाई कि भैया ये इसकी डायरेक्शन है, ए से बी की तरफ जा रहा है। कहां से आ रहा है, ए से बी की तरफ इसकी डायरेक्शन है। वेयर ए को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर ए बी बोल रहे हैं तो ऐसे लिख दिया सर इसको, ठीक है। एंड बी इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट या एंडिंग पॉइंट, एंड हो रहा है ना वेक्टर, यहां पे एंड हो गया ना, तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर ए बी। क्लियर है बात? ए बी लिख लो, या फिर इन शॉर्ट हम ए वेक्टर हमने मान लिया इसको। क्लियर है जी बात? अब ये तो हमने बताया कि इसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। अब मैं अगर आपसे बोलूं मैग्नीट्यूड क्या होगा इस वेक्टर का, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, इट इज रिटन इन दिस वे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपने ये मॉडुलस के अंदर इसको डाल दिया। इसको मॉडुलस का मतलब ये समझ लेना कि वो वाला मॉड है, मैग्नीट्यूड बता रहा है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। 5 सेंटीमीटर हो सकती है, 5 मीटर हो सकती है। इसका क्या बता रहा है, लेंथ बता रहा है, लेंथ ऑफ द वेक्टर बता रहा है। क्लियर है जी बात आपको? ये लेंथ इस तरीके से हो सकती है, न्यूटन की फॉर्म में हो सकती है, भाई जैसे फोर्स अगर है वेक्टर क्वांटिटी तो वहां पे वो हो सकता है ए बी, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, केवल ए बी लिख दिया, और आपने क्या लिख दिया, इसको ए लिख दिया, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है वेक्टर? जरा पॉज करके इसको कॉपी कर लो फटाफट से, तो भी कॉपी करा होगा आप लोगों ने यार। देखो यहां पर जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगी बच्चे आपकी, एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। हमेशा इस चीज का ध्यान देना। अगर मैं लिख रहा हूं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमने निकाला है, इस वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड निकाला, इट विल ऑलवेज बी अ वैल्यू जो कि आपकी क्या रहने वाली है, रिमेन पॉजिटिव। क्या रहेगी हमेशा बच्चे आपकी, पॉजिटिव रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। क्लियर है? 0 हो सकती कभी, कभी कभी हो सकती है। हाँ सो अब बात करते हैं आपका किसकी, पोजीशन वेक्टर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बच्चे, आपका पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। आप देखोगे ये जो वेक्टर ए क्या है, एक जो वेक्टर ए बी, इट इज अ एक डायरेक्टेड लाइन ही तो है क्या बच्चे, एक
डायरेक्टेड लाइन है, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक और वेक्टर मैंने बना दिया यार, CD वेक्टर बना दिया, ठीक है। ये कैसा वेक्टर बच्चे आपका, दिस इज योर वेक्टर CD। CD और AB एक दूसरे से अलग है क्या? जी अलग है, क्यों? इसकी डायरेक्शन यहाँ है, इसकी डायरेक्शन यहाँ है। तो वेक्टर क्या होते हैं, दे हैव सम डायरेक्शंस ना, अलग अलग डायरेक्शंस है उनकी भैया, इसके और इसकी, इसलिए दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग वेक्टर है, ठीक है जी। अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड योर पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर नाम से पता चल रहा है कि आप किसी वेक्टर की क्या बताना चाह रहे हो, पोजीशन बताना चाह रहे हो, ठीक है। ये कुछ ऐसा लग रहा है, बट देखते हैं इसको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, जो कि आपको अगले चैप्टर में भी इस्तेमाल करना है। थोड़ी बात इसकी अभी बताएंगे, फिर अगली एक्सरसाइज आएगी, फिर वापस से चैप्टर, फिर वापस इस टॉपिक को बताया जाएगा। अगली एक्सरसाइज में वापस इसकी बात और डीपली करी जाएगी। अभी थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, क्या चीज होती है पोजीशन वेक्टर। देखिए हम बात करेंगे अभी आपका 3D प्लेन पे। कहां बात करेंगे बच्चे, आपका 3D स्पेस में हम बात करेंगे। तो 3D स्पेस में हमने पढ़ा था हाउ मेनी एक्सेस वी हैव, 3 एक्सेस x, y और z। आप इस तरीके से ले सकते हैं इसको, यू हैव 3 पेन्स विद यू, ठीक है, 3 पेन आप ले सकते हो। देखो एक और ढक्कन देना। तो देखो ये तो दोनों क्या हो गई आपकी x और y एक्सेस होगी। एक और निकाल लेते हैं यहां से, तो ये क्या हो गया, अगर ये है तो ये प्लेन में आ जाएगा। ये क्या है, किस में आ गया आपका, एक प्लेन में आ गए, तो ये 2D हो गया, एक्स वाई एक्सेस 2D प्लेन में आती है। बट अगर जैसे मैं यहाँ पर x को भी ले आऊं, ये एक और ले ना, ये ब्लैक जो आपका मार्कर है, आप देखोगे जो पेन है, तो ये क्या बन गया आपका, नाउ इट इज अ 3D। इसको प्लेन में लाना मुश्किल है ना, अब ये प्लेन में तो आ नहीं सकता, तो ये 3D है आपका, 3D वगैरह स्पेस में। तो स्पेस में हम इन 3 तरीके की एक्सेस लेते हैं, ये होगी x, y और आपका z। ये तीनों एक दूसरे पे क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है जी। तो हमने अपने स्पेस को 3 पार्ट्स में बांट दिया, जैसे हम प्लेन को 4 पार्ट्स में बांटते थे आपका, मतलब वैसे हमने 8 पार्ट में बांटते हैं, ऑक्टेंट्स कहते हैं, हमने स्पेस को बांटा विद दीज एक्सेस। जैसे हम प्लेन में को आपका 4 पार्ट्स में बांटते थे क्वाड्रेंट्स की फॉर्म में, वैसे ही हम आपका स्पेस को कितने पार्ट्स में बांटते हैं, 8 पार्ट में, फ्रॉम दीज 3 एक्सेसेस, ठीक है, एक्स वाई जेड, ऑक्टेंट्स कहते हैं इसको। याद आ रहा होगा ना 11th का चैप्टर आप लोगों को। फिलहाल के लिए अभी देखो, ये एक्स वाई जेड आपकी 3 एक्सेस है, और यहां पर बच्चा कोई पॉइंट है, ये कोई आपका पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या बच्चे, P नाम है। क्या नाम है इसका, नाम P है। अगर मैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट के बारे में बात चल रही है, ठीक है, फिजिक्स वालों को जल्दी चीज कनेक्ट हो जाएगी। आप लोगों ने ये पोजीशन वेक्टर चीज पढ़ी होगी, पढ़ी है, पोजीशन वेक्टर पढ़ी कभी चीज, आपने पढ़ा होगा कि यार मुझे अगर क्या करना है, किसी भी वेक्टर के बारे में बात करनी है, तो हाँ, तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन से ही हमेशा उसकी क्या करते हैं, बात करते हैं। बिकॉज अगर आपको किसी की पोजीशन बतानी है, देखो ध्यान समझो, अगर आपको किसी की पोजीशन बतानी है, आपकी क्लास में कोई दोस्त बैठा हुआ है, ठीक है जी, तो उसकी पोजीशन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। आप बोलोगे यार पीछे वाली वॉल से वो 4 डेस्क आगे बैठा हुआ है, ठीक है, आगे वाली वॉल से 5 डेस्क बैठा हुआ है, राइट साइड वाली वॉल से 6 डेस्क, मतलब 6 आपकी जो चेयर है उसको छोड़कर बैठा हुआ है। तो आप डिफरेंट वे से बता सकते हो, बट एक यूनिक वे आपने बता दिया कि भैया मैं जब भी किसी स्टूडेंट की पोजीशन बताऊंगा, वो कैसे बताऊंगा, विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड बताऊंगा, बोर्ड के रिस्पेक्ट में वो कितनी दूर बैठा हुआ है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आपने एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ लिया जिसके रिस्पेक्ट में आप बाकियों की बात करने वाले हो। तो वैसे ही हम बात करने वाले इस पॉइंट के बारे में। अगर आपको किसी को बताना है पॉइंट है कहां पे, तो इस पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए आप क्या करोगे, इसको सिंपली बच्चे, इसको सिंपली आप क्या करोगे, ओरिजिन से क्या कर लोगे, इस तरीके से आपने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। इसको कहां से ज्वाइन कर लिया आपने, ओरिजिन से ज्वाइन कर लिया। ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद आपने बना दिए एरो। तो आप देखो क्या एक लाइन सेगमेंट की तरह काम कर रहा है, ओपी एक लाइन सेगमेंट हो गया, और ओपी की एक डायरेक्शन भी है इधर की तरफ। ये ओपी क्या हो जाएगा बेटा, आपका वेक्टर हो गया। तो ये जो ओपी वेक्टर है, इसको अगर मैं इसके आर वेक्टर से भी डिनोट कर दूं, तो ये जो मेरा ओपी वेक्टर है इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। अगर पॉइंट P के बारे में अगर कोई बात कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, वो कौन बता रहा है, आपका ओपी वेक्टर बता रहा है। तो आप बोलोगे ये कैसी बात कर दी। ऐसे मान लो मैं यहां पर एक और ले लेता हूं वेक्टर, जैसे मैंने ये ले लिया सर आपका, ये Q ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ ओपी और OQ वेक्टर दोनों की डायरेक्शन अलग है नहीं है। तो OQ वेक्टर स्पेसिफिकली किसके बारे में बात कर रहा है, OQ इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, ऑफ पॉइंट Q का। इतनी बात समझ में आती सर आप लोगों को, क्लियर है। तो OQ क्या है, पोजीशन वेक्टर भैया इसका, इसको Q मान, इसको हम मान लेते हैं Q वेक्टर मान लिया, क्लियर है।
तो आर वेक्टर पी पॉइंट के बारे में बात करता है। आर किसका पोजीशन वेक्टर है? पी का। क्यू किसका पोजीशन वेक्टर है? क्यू का। पोजीशन वेक्टर समझ रहे हो आप कैसे बनता है पोजीशन वेक्टर? आपके पास कोई एक पॉइंट है, उसको आपने ओरिजिन से ज्वाइन करा, जो ये अब डायरेक्टेड लाइन बनी, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। पोजीशन वेक्टर क्या बताना चाह रहा है? उस किसी पॉइंट की डायरेक्शन बताना चाह रहा है, उस पॉइंट की पोजीशन बताना चाह रहा है, कहां, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू योर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताना चाह रहा है। इतनी बात सर समझ में आती है? ठीक है, पोजीशन वेक्टर का कांसेप्ट क्लियर हो गया आप लोग को? पोजीशन वेक्टर क्या है? अच्छा, अगर मैं बोलूं ये जो पी पॉइंट है आपका, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, y, z है। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x, y, z है। तो आपसे पूछा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसके पॉइंट्स होते हैं 0, 0, 0 ओरिजिन के, इसके x, y, z है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आता है? x माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर y स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर z स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में क्या है? आपका मैग्नीट्यूड है किसका? ऑफ पोजीशन वेक्टर ओपी। ठीक है, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओपी, उसका मैग्नीट्यूड ऐसे दिया जाएगा x, y, z। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1, 2, 3 इस कितना हो जाएगा बेटा? फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? एक्स वाई जेड। ये आप एक्स वाई जेड पॉइंट है, एक्स वाई जेड, उसका क्या निकालना चाह रहे हो? उसके पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हो, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इट विल बी रूट 14 यूनिट ले लेते हैं। बात समझ में आती है सर आपको? तो ये आपका क्या निकाला आपने? मैग्नीट्यूड निकाला किसका? किसी भी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकलता है। क्लियर हो रही है सर बात आपको? तो एक बार जरा पोजीशन वेक्टर को भी लिख लेंगे। तो पोजीशन वेक्टर क्या है लिखोगे इसको। चलिए फिर अभी आपने जो पोजीशन वेक्टर होता है उसका बेसिक सा कंसेप्ट जाना। पोजीशन वेक्टर क्या है? वापस से मेरे पास एक फिगर है, देखो यहाँ पे आपके लिए। ये हमारी एक्स वाई और जेड एक्सेस है। ये जो डिस्टेंस है बच्चा, ये जो डिस्टेंस है आपका ओ ए, दिस इज एक्स। ओ बी कितना डिस्टेंस है बच्चा आपका वाई, और ओ सी आपका कितना डिस्टेंस है? दिस इज जेड डिस्टेंस है। इतना डिस्टेंस आपका ये है। एंड ये जो पॉइंट है पी पॉइंट बच्चा क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स, वाई, जेड। ये निकालते कैसे अपन लोग? देखो, हम पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ जितनी होगी ये आपका क्या हो जाएगा? दैट विल बी वाई पॉइंट। ठीक है, इसकी दूरी यहाँ से वाई तक जितनी होगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी बच्चे? आपकी एक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे? आपका एक्स। ऐसे आप यहाँ परपेंडिकुलर डाल लो इस प्लेन पे, इधर से यहाँ जितनी दूरी हो जाएगी ये क्या हो जाएगी बच्चे? एक्स। और यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी? आपकी जेड। तो ऐसे निकल के आता है एक्स वाई जेड पॉइंट। समझ में आ रही बात? वो पॉइंट कैसे निकालना उस पर नहीं आओ, अभी आप देखो ये पॉइंट है आपका एक्स, वाई, जेड है। ठीक है जी। अब ये जो है ओपी है, ओपी क्या था बच्चे आपका? बताओ। ओपी पोजीशन वेक्टर किसका? पॉइंट पी का। ठीक है, ये जो पोजीशन वेक्टर आपको दिख रहा है, अब आप ध्यान से देखेंगे इस पोजीशन वेक्टर को। ये पोजीशन वेक्टर ओपी एक लाइन सेगमेंट पे, पहले तो ये समझ लेना ये ओपी का एक लाइन सेगमेंट है। तो ये देखो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है? ये एंगल बना रहा है। इस एंगल को मैं मान लेता हूं अल्फा। हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? हमने मान लिया लेट ओपी वेक्टर फॉर्म्स एंगल अल्फा बना रहा है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। फिर ये वाई एक्सिस के साथ भी तो कुछ एंगल बना रहा है, इसको आपने क्या मान लिया? बीटा। और एक ये एंगल बना रहा है किसके साथ बच्चे? आपका जेड के साथ, इसको आपने क्या कंसिडर कर लिया? गामा। ठीक है, सो आपका ये जो वेक्टर है दैट इज ओपी वेक्टर, इट फॉर्म्स एंगल अल्फा बीटा गामा विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। इतनी बात समझ में आती सर आप लोग को? क्लियर है? तो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है। क्लियर? अब देखो बच्चों, ये जो एंगल है जो बनाता है कोई भी पोजीशन वेक्टर हो सकता है, वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे दिखाया था ना आपको, ओ क्यू वेक्टर है, उसी तरीके से यार ये भी कुछ एंगल यहाँ पर बनाएगा, एक्स के साथ वाई के साथ बनाएगा, और आपका किसके साथ बनाएगा? जेड के साथ। तो ये जो एंगल बनाता है कोई भी डायरेक्शन आपका, सॉरी कोई भी आपका पोजीशन वेक्टर किसी भी एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ जो भी क्या बनाता है? एंगल्स बनाता है। इन्हीं एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? आपके डायरेक्शन एंगल्स। तो हियर
आपके जो अल्फा बीटा गामा है, आपके अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा आर डायरेक्शनल एंगल्स ऑफ ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर बोले तो पोजीशन वेक्टर के, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं आपके, किसी भी पोजीशन वेक्टर के क्या होते हैं, डायरेक्शनल एंगल्स होते हैं। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जो उसके बारे में बताएं, उसकी डायरेक्शन वो है कहां पे जा रहा है, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन, ऐसा आपका कोई मैं और दूसरा वेक्टर बना दूं यहाँ पर, तो इसके अल्फा बीटा गामा अलग हो जाएंगे ना, तो इसकी डायरेक्शन आपको अलग से पता चल जाएगी, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा को आप क्या कहते हो, डायरेक्शनल एंगल्स कहते हैं। क्लियर है। इन्हीं डायरेक्शनल एंगल के साथ अगर मैं क्या कर दूं, कॉस लगा दूं, मैं बोलूं कॉस ऑफ दैट अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, इसको हम बोलते हैं आर कॉल्ड डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ आपका जो पोजीशन वेक्टर है ओपी। तो किसी भी आपको पोजीशनल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको पहले क्या पता होना चाहिए, उसके डायरेक्शनल एंगल्स पता होने चाहिए, अल्फा बीटा गामा, उनका आपने क्या निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, वही उनके क्या होते हैं, डायरेक्शनल कोसाइन होते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं ऑल्सो, आप एक चीज लिख सकते हो, कॉस अल्फा इक्वल्स टू किसके होता है, एल के बराबर हम मान लेते हैं, कोई नंबर ही तो आएगी, कोई वैल्यू तो निकल के आएगी, उसको आपने एल मान लिया, कॉस बीटा को आप एम मान लेते हो और कॉस गामा को आपने क्या मान लिया, एन। सो आप कह सकते हो एल कॉमा एम कॉमा एन आर क्या हो गए आपके डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ पोजीशन वेक्टर ओपी। ये क्या आपका एक पोजीशन वेक्टर है। हेयर पोजीशन वेक्टर कुछ भी हो सकता है बच्चे आपका, मैं ओपी लेके चल रहा हूं, ओए ओबी ओसी, आप इधर उधर कुछ भी करो, डिपेंड ऑन दैट। क्लियर हो रही जी बात आपको। डायरेक्शनल कोसाइंस क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा, कोई वेक्टर जो एंगल बना रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, वो उसके डायरेक्शनल एंगल्स होते हैं, उन्हीं का आपने कॉस ले लिया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, वो किसके बराबर होता है, आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द पोजीशन वेक्टर। जहां पर हम कॉस अल्फा को एल मानते हैं, कॉस बीटा को एम, कॉस गामा को आपने क्या मान लिया, एन। ये पता होना चाहिए अल्फा बीटा गामा किसके साथ बन रहे हैं एंगल। ओके फाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने देखो क्या करा, अब हमने क्या काम करा, एक छोटा सा क्या करा, ट्राइंगल बनाने स्टार्ट करें। पी पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, कहां पर, ऑन दिस एक्स एक्सिस, जो ये पॉइंट ए था ना एक्स वाला, यहां पे मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। क्या ड्रॉ करा बच्चे मैंने, इस चीज को यहां पर फिगर को अलग से दिखाया गया, देखो ना, आपने करा पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ऑन एक्स एक्सिस ए, तो ये जो डिस्टेंस था बच्चे तेरा कितना था, एक्स था, ये आर है, ये आर है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ऊपर का साइन हटाओ एरो का, तो क्या बनेगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चे आपकी, आर हो जाएगी। ये ओपी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, आर हो गई ना। अब ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, एंगल कितना है बच्चे ने बना रहा है, जो अल्फा एंगल बना रहा है, ये ओपी पोजीशन वेक्टर, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, और ये ओपी पोजीशन वेक्टर है आपका, ये एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो कॉस अल्फा आपने क्या पढ़ा था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप कह सकते हो यहाँ पे, तो देयरफॉर कॉस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, आप कौन सा ट्राइंगल ले रहे हो, इन ट्राइंगल पीएओ, आप क्या बोल सकते हो, कॉस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा बच्चे आपका, कॉस अल्फा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, बेस एक्स अपॉन आर हो जाएगा, हो जाएगा। फिर उसी तरीके से सिमिलरली ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में बच्चे आपका, इस वाले में लो पी पी बी ओ, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ऑन वाई एक्सिस, दैट इज ये है बी पे, तो पी बी ओ फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया कुछ इस तरीके से। देखो बच्चे आपका ये वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा, ये आपका कितना है बच्चे 90 है, ठीक है, दिस इज योर वाई पी बी ओ, तो 90 है ना ये, तो ये एंगल के साथ जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड बेस, और इसके 90 का अपोजिट क्या होता है बच्चे आपका, हाइपोटेन्यूज होता है। 90 का अपोजिट कौन सी साइड होती है आपकी, हाइपोटेन्यूज होती है। और आपका एंगल जो होता है, जिस एंगल का आप क्या निकालते हो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालते हो, उसके साथ जो साइड होती है हम उसे बेस कहते हैं। तो यहां पर आपका कॉस बीटा कितना हो जाएगा, सिमिलरली आपका बच्चे कॉस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू वाई अपॉन आर, ये वेक्टर नहीं है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड है उसका। फिर उसी तरीके से आप बोलोगे ऑल्सो कॉस गामा किसके बराबर हो जाएगा, जेड अपॉन आर। इतनी बात समझ में आती सर आप लोगों को,
ठीक है, नहीं वेक्टर नहीं होगा ना, मैग्नीट्यूड है ना बच्चे, लाइन है लाइन। मैं कॉस अल्फा कॉस बीटा गामा लगाता हूं तो क्या हो रहा है, कॉस अल्फा का डायरेक्शन रेशियो तो होते हैं, ये क्या होते हैं, रेशियो ऑफ द टू साइड्स। साइड्स की लेंथ तो लेता हूं मैं, वेक्टर तो ना लूंगा, साइड्स की क्या लूंगा, लेंथ लूंगा ना, मैग्नीट्यूड लूंगा। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर ये आर वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या बताया था, ये अगर ए वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड मैं ए भी तो लिख सकता हूं, ठीक है, या तो मॉड के अंदर ए वेक्टर लिखो या तो केवल ए लिख दो, क्लियर हो रही बात। तो मैंने क्या लिख दिया, केवल आर लिखा है, इतनी बात समझ में आती। अभी ध्यान से देखो एक चीज, ये जो कॉस अल्फा वो किसके बराबर था, एल के बराबर था, इस आर को इधर भेज दो तो हो जाएगा एक्स बराबर एल आर, वाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बीटा किसके बराबर है बच्चे आपका, ये एल है, ये आपका एम था और ये आपका क्या था, एन था। तो आपका वाई किसके बराबर हो जाएगा, एम आर, जेड किसके बराबर हो जाएगा, एन आर के बराबर हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो अगर आपका एक्स एल आर के बराबर है, वाई एम आर के बराबर है, जेड एन आर के बराबर है नहीं है, ये तो है। यहां पर इस एक्स वाई जेड की जगह लिख दूं, नाउ जो तुम्हारा पी पॉइंट था जो कि पहले एक्स वाई कॉमा जेड था, उसको आप क्या लिख सकते हो, पी पॉइंट को आप एल आर एम आर और एन आर लिख सकते हो। और अगर आप इन सब का क्या लो, रेशियो लो, किसके साथ, इन सब का रेशियो लो किसके साथ बच्चे, जो ये तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइंस है, इन नंबर्स का रेशियो ऑफ एल आर एम आर एंड एन आर विद डायरेक्शन कोसाइन, क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, ये सारे रेशियोज आपको कैसे मिलेंगे, दे आर प्रोपोर्शनल। मतलब क्या है, देखो ध्यान से, मैं आपसे बोल रहा हूं, एल आर का आपने रेशियो ले लिया किसके साथ, कॉस अल्फा क्या है आपका डायरेक्शन रेशियो, एल था, एल के साथ ले लो, ठीक है। उसी के साथ तुमने क्या करा, इस एम आर का रेशियो किसके साथ ले लिया, कॉस बीटा के साथ, दैट इज दूसरा डायरेक्शन कोसाइन एम के साथ। फिर आपने रेशियो किसके साथ ले लिया बेटा, एन आर का रेशियो किसके साथ ले लिया, एन के साथ। काटो, क्या मिल रहा है, सब बराबर मिल रहे हैं, वही तो हम बोल रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन में होना मतलब, प्रोपोर्शन मतलब इक्वल टू का साइन, तो दोनों रेशियो आपके बराबर आते हैं। सो आप देखोगे इन नंबर्स का रेशियो अगर तुम इनके रिस्पेक्टिव डायरेक्शन कोसाइंस के साथ लेते हो तो मिलता क्या है आपको, ये जो रेशियो होगा सारा का सारा प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो नंबर्स हैं, एक तरीके के हैं बच्चे आपके, नंबर ही तो होंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा को नंबर ही तो होगा। तो ये जो एल आर एम आर एन आर है, इन्हीं को हम बोलते हैं आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज एंड रिटन एज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी और सी लिख सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज क्या है, दे आर जस्ट नंबर्स। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, वो कोई ऐसे नंबर होते हैं जिनका रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल में होता है किसके साथ, डायरेक्शन कोसाइन के साथ। ध्यान समझो, ये एल आर एम आर एन आर, ये जो कुछ क्या है आपके डायरेक्शंस क्या थे बेटा, रेशियोज है, कोई नंबर्स है, इनका जब तुम रेशियो निकालते हो किसके साथ, आपका डायरेक्शन कोसाइन के साथ, एलिमेंट के साथ, वो रेशियो क्या आता है, प्रोपोर्शन में आता है। तो इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, आपका डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। और किससे डिनोट करा जाता है, एबीसी से। तो सीधी सीधी बात करें तो हम डायरेक्शन कोसाइन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे, आपका एल कॉमा एम कॉमा एन से। डायरेक्शन रेशियोज को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात इतनी समझ में आ रही है सर आपको। और एक और चीज देख लो फाइनली, ऑल्सो होता क्या है आपका, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है बच्चे आपका, इट इज इक्वल टू 1। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कैसे होगा 1 के बराबर बताओ। और जो डायरेक्शन रेशियो, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमेशा मतलब डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम हमेशा किसके बराबर होगा बच्चे, 1 के बराबर होगा। बात समझ में आती है, ठीक है। चलो बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। चलो यहां पर एक चीज मैंने आपको बताई कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1 है। क्यों ऐसा आया है देख लो, फटाफट से बता दे रहा हूं, इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पे। ऐसा इसलिए देखो ना, एल स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ एल आई कैन राइट क्या, एक्स अपॉन आर लिख सकते हैं इसको, ऐसा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम की जगह क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आती। अगर मैं इस पूरे के ऊपर क्या लगा दूं, रूट लगा दूं, वैसे नहीं लगाता, हटाओ। आप एक चीज देखो, अभी अभी आपने क्या पढ़ा था, अगर ये ओपी वेक्टर है,
आर वेक्टर से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, तो मॉड आर किसके बराबर था, या इसको मैं आर भी बोल सकता हूँ, आर किसके बराबर होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के तो बराबर होता है, होता नहीं होता। ये तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बताया था अभी इससे पहले पोजीशन वेक्टर का, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है सर, आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, कट के कितना आ गया 1। तो इसलिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1 होती है। फिलहाल के लिए याद कर लो, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम क्या होगा, 1 होगा, बट डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम 1 होगा नहीं होगा, कुछ फिक्स नहीं है सर, ठीक है। अगर वो डायरेक्शन रेशियो कोसाइन ही एक्चुअल में तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होता। बात क्लियर है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है, पहले बता दे रहा हूं। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चे, आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एक्सरसाइज, ठीक है। और कुछ जो चीजें टाइप्स ऑफ वेक्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहली बात हम करते हैं किससे, आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर में जीरो वेक्टर से। किससे करते हैं बच्चे, आपका जीरो वेक्टर से, जिसको हम नल वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा वेक्टर जिसके इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट बच्चे आपका कोइंसाइड कर जाए, यही इनिशियल पॉइंट है, यही टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है जी। तो इसको हम बोलते हैं आपका जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, आपका जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। भैया जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चा, आपका जीरो वेक्टर क्या हो जाएगा, इट विल बी जीरो ही होगा सर, नंबर 0। क्लियर है, मैग्नीट्यूड उसका 0 रहेगा, बिकॉज इसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, इसकी डायरेक्शन होगी कुछ, क्या होगी पता नहीं, होगी भाई, तभी तो वेक्टर बोल रहे हैं। वेक्टर बोल क्यों रहे हैं, इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है सर, इधर को हो सकती है, छोटा सा एरो बना देता हूं, चलो मैं, कहीं पे भी हो सकती है सर इसकी डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ जीरो वेक्टर। बात समझ में आती है। सो हाँ, और अगर जीरो वेक्टर से आप किसी भी वेक्टर को ऐड करते हो तो वापस से वही मिल जाता है। अभी पढ़ेंगे जब अलजेब्रा ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे आपका, ये इसकी खासियत है, जीरो वेक्टर से ऐड करने पर वापस से वही मिलेगा। जीरो वेक्टर से अगर किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, बात करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी आपके 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, तो उसकी तभी बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए जीरो वेक्टर पे ए पे हम कहानी छोड़ देते हैं। तो जीरो वेक्टर कैन बी असाइन्ड अ डेफिनेट डायरेक्शन एज इट हैज अ जीरो मैग्नीट्यूड, ठीक है। कैन नॉट बी असाइन्ड मतलब इसको असाइन नहीं कर सकता आपको एक डेफिनेट डायरेक्शन, ये जो मैंने आपको बताया। और इसको डिनोट कैसे करा जाएगा, डिनोट कैसे करा जाएगा, अभी तक हम क्या करते थे, ये मेरा ए है, कोई वेक्टर है, उसका ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, तो हम इसको ए बी वेक्टर बोलते थे। अब इसका इनिशियल पॉइंट भी ए है और टर्मिनल पॉइंट भी ए है, तो जीरो वेक्टर को डिनोट कैसे करा जाएगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इस तरीके से कराएगा। इनिशियल और टर्मिनल दोनों क्या है, सेम है। तो अगर कभी ऐसा आ जाए एमसीक्यू, ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर जीरो वेक्टर, तो क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो वेक्टर हो जाएगा। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। बहुत काम की चीज है सर, बहुत ज्यादा काम की चीज है, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर, यूनिट्स का मतलब ही क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, ठीक है जी। बात समझ में आती है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। और इसको किस तरीके से डिनोट कराया जाएगा, जैसे कि, अब ध्यान सुनना मेरी बात, ये कोई एक ए वेक्टर है, ये आपका कोई ए वेक्टर है, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो कितना है, 100 यूनिट है। कितना है बच्चे आपका, 100। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 100 है सर, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर था। अब मैं आपसे बोल रहा हूं ए कैप क्या बच्चे, यहां पे ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर। ये क्या है आपका, एक यूनिट वेक्टर। ए कैप क्या है, एक आपका यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन क्या है, सेम ए वेक्टर की डायरेक्शन है। तो ए कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है, ठीक है। ये एक वेक्टर है, ए कैप एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन क्या है, जो सेम डायरेक्शन किसके वेक्टर ए की डायरेक्शन है, और साथ साथ इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा बच्चे आपका, 1 यूनिट होगा। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, किसी एक वेक्टर के सेम होगी, पर उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपसे को बोलेगा यार आपको क्या बताना है कि आपको
ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर बताओ, ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में क्या बताओ, एक वेक्टर बताओ। ध्यान से सुना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगली एक्सरसाइज में इस पे बेस न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं इस पे, तब भी बताऊंगा। वैसे अगर आप अभी सुन लोगे तो मैं भी क्वेश्चन देखते तुम खुद ही कर जाओ। तुमसे क्वेश्चन बोलेगा ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में आप क्या बताओ भाई साहब, या फिर इसको ए बी को हटा देता हूं, ए कर देता हूं, बी बी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको क्या करना है, एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 7 हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 7 हो, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर यहां पर देखो कैसा तगड़ा रोल प्ले करता है। आप सबसे पहला काम क्या करोगे, आप बी वेक्टर की डायरेक्शन में क्या निकालो, पहले एक क्या निकाला तुमने, एक यूनिट वेक्टर निकाल दिया। यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, बी, उसके ऊपर कैप लगा दी, इस तरीके से टोपी पहना दी भाई साहब इसको, ठीक है, तो बी कैप, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर ऑफ बी। बात समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, इसकी डायरेक्शन सेम बी वेक्टर की है। मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो सबसे पहले तुमने क्या करा, बी कैप निकाले, इसकी डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में है, ये क्या बताना चाह रहा है, ये वो वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन सेम बी वेक्टर की तरह है। अब आप इसको किससे गुणा कर दो, 7 से, तो 7 बी कैप क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 7 है, जिसका मैग्नीट्यूड 7 है, और ये बी कैप क्या बता रहा है, जिसकी डायरेक्शन सेम एज बी है। मतलब समझे आप, यहाँ पे कहानी समझ में आ रही है, और बढ़िया से आएगी जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो अभी के लिए यूनिट वेक्टर समझ जाओ क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है, और ये क्या होता है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में होता है, ठीक है जी। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर जो उसी की डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन वही रहे, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 1 हो जाए। क्लियर है बच्चे बात, ठीक है। कॉपी करते रहेंगे, आपके एनसीईआरटी में ये सारी चीजें लिखी हुई, ठीक है, करना है तो पॉज करके लिख सकते हो। आगे बात करते हैं फिर से कुछ वेक्टर्स के बारे में। को इनिशियल वेक्टर्स, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे वेक्टर जो सेम जगह से इनिशिएट होते हैं। जैसे ये पॉइंट है, यहां से एक वेक्टर गया ए बी, सेम पॉइंट से एक और वेक्टर आपने निकाल दिया ए सी, ठीक है। तो अगर मैं इसको ए से डिनोट कर रहा हूं, इसको बी से, तो आप बोलोगे ए एंड बी आर को इनिशियल वेक्टर्स। बात समझ में आती सर आपको? अच्छा, मैं यहां पर कुछ ऐसा लिखूं, इसको मैंने नाम दिया आपका डी लिख देते हैं यार यहाँ पर, चलो ई वेक्टर लिखते हैं। तो ई वेक्टर और ए वेक्टर को इनिशियल वेक्टर नहीं है सर। क्यों? ई वेक्टर क्या है, डी ए है, इसका इनिशियल पॉइंट डी है। इनिशियल को इनिशियल वेक्टर किसे कहा जाएगा, वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या रहे, सेम रहे। आप देखोगे ए बी और ए सी का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, ए है। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ए एंड बी वेक्टर आपके को इनिशियल वेक्टर है। पर आपका ई और बी का जो इनिशियल पॉइंट है वो डिफरेंट है, इसका है ए और इसका इनिशियल पॉइंट है डी, तो ये दोनों को इनिशियल वेक्टर नहीं है। बात क्लियर है जी, सिंपल सी चीज है, यही कह रहा है। टू और मोर वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को-इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट है आपका बच्चे कोलिनियर वेक्टर। बच्चे इसको लेके ना कभी कभी कंफ्यूज आते हैं, बोलते हैं पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं ना, पैरेलल नहीं बोलना इसको, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर का मतलब समझो, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कोई एक ऐसा वेक्टर, ये ए वेक्टर है बच्चे आपका, विच इज पैरेलल टू द, मतलब अगर आपके दो वेक्टर किसी एक लाइन के पैरेलल हैं, किसी एक लाइन के क्या है बच्चे, पैरेलल हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। ऐसे ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया, डी। अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन कौन से वेक्टर कोलिनियर होंगे? क्या ए और बी कोलिनियर वेक्टर होंगे? सी और डी कोलिनियर वेक्टर होंगे? क्या बी और सी कोलिनियर वेक्टर होंगे? मैंने क्या बोला कि ये जो दो वेक्टर अगर किसी सेम लाइन के पैरेलल हो तो उन्हें कोलिनियर बोल दिया जाएगा, ठीक है। बी सी क्या इस लाइन एल लाइन के पैरेलल हैं तो हो गए कोलिनियर वेक्टर। तो डायरेक्शन से मतलब नहीं है सर, यहाँ पे डायरेक्शन में मत खो जाना, ठीक है। मैंने डायरेक्शन की बात करी नहीं, मैंने बोला दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है। डी वेक्टर और ए वेक्टर भी क्या है बच्चे आपके, कोलिनियर है। डायरेक्शन का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी। हाँ, ये बोल सकते हो ये दोनों पैरेलल वेक्टर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ये पैरेलल वेक्टर है। ए और सी एंटी पैरेलल वेक्टर्स कह सकते हो। बात समझ में आ रही है आपको? ये है नहीं यहाँ पे तो उस पर बात नहीं करनी है अपन लोगों ने, बट फिलहाल के लिए कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन के क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। डायरेक्शन दोनों की इररिस्पेक्टिव कुछ भी हो सकती है सर। बात समझ में आती है?
हाँ, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, ध्यान से देखो, इसलिए मैंने बड़े छोटे बनाए, ए वेक्टर अलग है, बी अलग है ना, इसका मैग्नीट्यूड अलग है, इसका मैग्नीट्यूड अलग था, तो इसलिए आपका मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं, दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, देन वी विल से दैट इट इज अ कोलिनियर वेक्टर। याद रखना कोलिनियर क्या होते हैं, को इनिशियल क्या होते हैं, नाम से पकड़ लो, को इनिशियल, जिनका पॉइंट इनिशियल पॉइंट क्या हो, इनिशियल पॉइंट सेम हो, जिन वेक्टर का को इनिशियल हो गए। कोलिनियर, कोलिनियर मतलब फिलहाल तो वैसा ही होता है, दे आर लाइंग ऑन अ सेम लाइन, बट यहाँ कोलिनियर का मतलब विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, उन वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट काम बच्चा आपका इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कैसे कहेंगे, ये है, अगर कोई एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर आपका क्या है, बी है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर आ जाए, तो दोनों वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। बात समझ में आ रही है, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए। अगर दो वेक्टर का ऐसा कुछ होता हुआ आपको दिख रहा है, तो वो कैसे कहलाए जाएंगे, आपके इक्वल वेक्टर। अच्छा, ये वेक्टर ए यहां पर है, ये बी वेक्टर आपका यहां पर है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों किसी एल लाइन के पैरेलल है, दोनों एल लाइन के पैरेलल है, क्या ए और बी वेक्टर बराबर होंगे, हाँ होंगे, होंगे सर, क्यों नहीं होंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम है। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं बच्चा, पैरेलल टू द सेम, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि भैया दोनों की डायरेक्शन क्या है, ये एरो इनकी डायरेक्शन बता रहा है, दोनों पैरेलल है, पैरेलल का मतलब है भाई इन दोनों की डायरेक्शन ये है ना, सेम डायरेक्शन होगी, अब तो पैरेलल लाइन होगी, अब ये डायरेक्शन के लिए एरो भी बता रहा है भाई इधर को जा रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ मैग्नीट्यूड बराबर, तो दोनों के दोनों कैसे वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है। एक कंसेप्ट और समझो, मैं अपने प्लेन में अगर क्या, ये जितने ही वेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, इन सारे वेक्टर्स को आप क्या कर सकते हो, प्लेन में ऐसे पैरेलली क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, कहीं पे भी ऐसे मूव करना है, कैसे मूव करना है, ऐसे, इस तरीके से अगर आप वेक्टर को मूव कर सकते हो कि मूव करने से उसका मैग्नीट्यूड ना बदले और उसकी डायरेक्शन ना बदले, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर्स बोलते हैं, वी कॉल देम फ्री वेक्टर। तो जितने वेक्टर्स हम पढ़ने वाले इन अवर एनसीईआरटी, सारे के सारे कैसे वेक्टर रहेंगे, आपके फ्री वेक्टर्स रहेंगे। फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, दोज वेक्टर्स which doesn't change its magnitude and position while we move in the plane, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे, आपका फ्री वेक्टर्स कहेंगे। मूवमेंट भी ऐसे नहीं करनी भाई, ऐसे घुमा दिया फिर इसको, ठीक है, तो फिर अलग हो गया ना, फ्री वेक्टर नहीं रहा, ठीक है। फ्री वेक्टर कब रहेगा बच्चे, जब आप क्या कर रहे हो, इसकी पोजीशन कैसे कर रहे हो, इस तरीके से, ऊपर नीचे दाएं बाएं, बस ऐसे, ठीक है, मैग्नीट्यूड और आपने इसकी डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं करा। फाइनली कम्स आपका अच्छा, यहाँ पर ना अगर आपके पास में आपसे बोलूं, ये एक वेक्टर है सी वेक्टर, ए और सी का मैग्नीट्यूड बराबर है यार, क्या दोनों बराबर होंगे, नहीं होंगे, क्यों, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग है। पर यहां पर सी वेक्टर को हम क्या कहेंगे, इट इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर है, तो हम यहां पे कहेंगे अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं कह सकता हूं जो सी है वो ए वेक्टर का क्या है बच्चे, आपका नेगेटिव है, या फिर ए वेक्टर सी वेक्टर का क्या है, नेगेटिव है। सो a vector whose magnitude is same to the given vector but दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, उसे हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर, उसे हम क्या कहते हैं, गिवन वेक्टर का नेगेटिव कहते हैं। जैसे मैं ए बी वेक्टर बना रहा हूं बच्चा आपका, दिस इज योर ए बी वेक्टर, ठीक है, तो बी ए क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा, क्लियर है, या ये इसका नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा, क्लियर हो रही सर बात आपका, हाँ। तो ये आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर यहाँ पे होते हैं समाप्त। अब हम करते हैं आपके एग्जांपल्स स्टार्ट, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, समझ में आ रही बात। कॉपी आप लोग कर सकते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन आपसे बोलता है, एग्जाम्पल है बच्चे आपका, छोटे छोटे से एग्जाम्पल है इसके, रिप्रेजेंट अ ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा पकड़ना जरूरी है, ठीक है। ये वेस्ट ऑफ साउथ क्या होता है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट क्या होता है, ठीक है जी, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, मे बी तुम्हें ऐसा ग्राफ से बना के दे दे और उनमें से कोई ABCD तुम्हें चूज करना हो। ध्यान से देखो, ये आपका है एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ओरिजिन हो गया आपका ये। आपसे क्या बोलते हैं, आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर का 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, तो ये नॉर्थ हो गया, ईस्ट, वेस्ट, ये भी पता होना चाहिए, तुम्हारे राइट साइड में ईस्ट होता है, ईस्ट के सामने वेस्ट हो जाएगा, ऊपर को होगा नॉर्थ और नीचे को होगा साउथ। मिले 12वीं में से बालक जिनको नहीं पता होता है, ठीक है, क्लियर हो रही बात आपको। सो यहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब आपसे क्या बोलते हैं, वेस्ट ऑफ साउथ
30 डिग्री आप देखोगे लास्ट वाली टर्म, यहां से पकड़ोगे, साउथ से क्या 30 डिग्री कहां की तरफ ले आना तुम्हें, अब अंग्रेजी देख लो उसकी, और ऐसा बना दो, बस ये जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 40 किलोमीटर हो जाएगी। इसका डिस्प्लेसमेंट तुमने कितना, डिस्टेंस कितना करा, 40 किलोमीटर, और क्या बोलता है तुमसे, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ का वेस्ट की तरफ 30 डिग्री आपको बनाना था। जैसे अगर मैं बोलूं 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे 45 नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, मैंने ले लेना है 50 डिग्री, 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये आपका क्या है, नॉर्थ, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। मैंने कहा इसको पकड़ो पहले, किसको पकड़ोगे, ईस्ट को, ईस्ट से 50 डिग्री ऊपर को लेकर आओ, ऐसा समझे बात को, ईस्ट से 50 डिग्री ऊपर को लेकर ऐसा, और इसको तुमने ना दे दिया कितना कितना करना है, मान लो 30 किलोमीटर ही करना था, उसको 30 किलोमीटर दिखा दिया सर। बात समझ में आ रही सर आपको, एंगल ऐसे बना देना जहां की तरफ ले आ रहा हो, ठीक है। चलो पॉज करके कॉपी कर लो इसको। चलिए एग्जाम्पल 2 करते हैं। इसमें आपसे बोल रहा है, आपको बताना है क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर और वेक्टर, आपको बताना है स्केलर और वेक्टर कौन है इसमें। 30 किलोमीटर पर आवर, ये आपका क्या बेटा, स्पीड है, तो स्पीड क्या होती है, इज अ स्केलर क्वांटिटी। 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये है डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम तो होता है बेटा डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास ग्राम में होता है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, और होता क्या बच्चे, तो डेंसिटी क्या हो जाता है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी बच्चे, डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर है। 5 सेकेंड टाइम, बेटा टाइम क्या होता है, स्केलर है, ठीक है। 10 न्यूटन फोर्स है, फोर्स क्या होता है, वेक्टर। 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, क्या बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है, अबे डायरेक्शन नहीं बता रहा, वेलोसिटी बता रहा है, मीटर पर सेकंड यूनिट क्या है, और साथ में डायरेक्शन भी ऐड कर दी, तो वेलोसिटी है ना तुम्हारी है, तो वेलोसिटी कैसी होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, इज अ स्केलर क्वांटिटी। इजी पीजी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा ठीक ठाक है, मे भी ऐसा आ जाए अगर एग्जामिनर को मन करे तो मैं देने का, सिंपल सवाल। तो इन फिगर 10.5 विच ऑफ द वेक्टर इज कोलिनियर, इक्वल और कोइनिशियल बताना है आपको। कौन से वेक्टर कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब जो एक फिक्स लाइन के क्या होंगे, पैरेलल लाइन के, मतलब ऐसे वेक्टर जो एक गिवन लाइन के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ऐसा बना लो, एक लाइन ऐसा बना ली तुमने, भाई ये तो बी है, इसके पैरेलल तो कुछ है नहीं, तो अब देखोगे वेक्टर ए है, ये भी इसके पैरेलल है, वेक्टर सी भी इसके पैरेलल और डी भी इसके पैरेलल है। तो आप कह सकते हो कोलिनियर वेक्टर कौन कौन से हो गए बच्चे, ए सी एंड डी। बात समझ में आ रही है आपको, ओके। इक्वल वेक्टर कौन सा है, इक्वल वेक्टर देखो, ए क्या है, यहां जा रहा है, सी क्या है, यहां जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, लगभग लगभग सेम है, अज्यूम कर सकते हो इतना। तो ए एंड सी हो जाएंगे, ए वेक्टर और सी वेक्टर। कभी भी लिखोगे ना ए और सी मत लिख देना है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, वेक्टर लिखोगे इस तरीके से, ऊपर एरो बनाओगे, ठीक है बच्चे। और तो कोई बराबर है नहीं है ना, देखो सी और डी क्या है, सी और डी की अगर मैं बात करूं, अगर मानो सी और डी का मैग्नीट्यूड अगर बराबर मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो, है नहीं, पर सी और डी का अगर मैग्नीट्यूड बराबर होता तो आप सी और डी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दूसरे के क्या है, नेगेटिव वेक्टर्स हैं, क्या है बच्चे, दोनों सी और डी नेगेटिव वेक्टर हो जाते हैं। फिलहाल को इनिशियल वेक्टर बोल रहा है, जिनका इनिशियल पॉइंट सी का, बी का और डी का, तो बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। अच्छा ए और बी का को इनिशियल वेक्टर हो सकते हैं, ए और बी नहीं, क्योंकि ये तो इसका टर्मिनल है, इसका इनिशियल तो हो ही नहीं सकते सर, क्लियर है। तो आपका बी सी डी, आपके क्या बी सी एंड डी आ रही हो कोनिशियल वेक्टर। ये आपके खत्म होते हैं एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज भी कर लेते हैं हम। एक्सरसाइज कौन सा टफ है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये आपको बताना है। तो भाई बना लेते हैं पहले, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ है साउथ, ठीक है। मैंने क्या कहा था, क्या पकड़ना है, नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री कहां की तरफ, ईस्ट की तरफ, 30 डिग्री कितना है भाई, 40 किलोमीटर, इसको 40 किलोमीटर लिखा, तो ओ बी आपका 40 किलोमीटर होता है। क्लियर है सर बात आपको, लिख देना ओ बी की जो डिस्टेंस है
वो भी जो वेक्टर है, अगर वेक्टर है तो इसका जो डिस्टेंस है 40, मैग्नीट्यूड है 40 किलोमीटर है। ठीक है, इस तरीके से आपने दिखाना है। क्या वेस्ट? वेस्ट वेस्ट ही तो है, ईस्ट और वेस्ट। फ्रेंड क्लास इज द बेस्ट। वाह यार, ये तेरे को इसका ना चॉकलेट दूंगा तेरे को मैं। ठीक है, ये चॉकलेट वाला पार्ट काट देंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोलता है क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर और वेक्टर्स। देख लो, केजी बेटा क्या है? मास। क्या होता है? स्केलर हो गया। ठीक है, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, डिस्टेंस बता रहा है, फिर डायरेक्शन भी दे रहा है, तो एक्चुअल में क्या हो गया है? इट इज डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट है तो कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? वेक्टर होती है। 40 डिग्री, 40 डिग्री बस खत्म। तो ये क्या हो गया? तो ये तो आपका एंगल का मेजर है, डिग्री मेजर है, दैट इज योर स्केलर क्वांटिटी। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या आपका एक्सेलरेशन है सर। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, भले ही डायरेक्शन दे ना दे। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये आपका कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। 10 की पावर -19 कूलम ये चार्ज है। 400 आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। 40 वाट पावर, पावर भी क्या हो जाएगा आपका? स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। नेक्स्ट है आपका क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर वेक्टर। अरे भाई साहब खत्म नहीं करोगे अभी? टाइम पीरियड स्केलर, डिस्टेंस स्केलर, वर्क डन स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपसे बोलता है एक स्क्वायर आपके सामने गिवन है, आपको बताना है इनमें से कोइनिशियल वेक्टर कौन कौन से। तो देख लेते हैं जिन जिन वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम है। ध्यान से देखोगे, ए और डी का इनिशियल पॉइंट सेम है। ठीक है, और किसी का है? नहीं, और किसी का नहीं है। तो कोइनिशियल वेक्टर ए वेक्टर है, डी वेक्टर। इक्वल वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो, कौन है? डी और, हाँ देख ना, ए की डायरेक्शन ही सी की तरह बेटा, ये डी और बी। जंग लग गया लॉन्डे में, बी एंड डी। ठीक है, तुम पहले ऑयलिंग कराओ फिर ग्रीसिंग करवाओ। कोलिनियर है पर इक्वल नहीं है, कोलिनियर है पर इक्वल नहीं है। कौन है ऐसे? ए और सी। ठीक है, ए एंड सी नेगेटिव वेक्टर्स हैं वैसे एक दूसरे के। कोलिनियर तो है, दोनों सेम लाइन के क्या होंगे? पैरेलल होंगे, बट डायरेक्शन दोनों की सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है। क्लियर? आंसर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। इसके बाद खत्म। ये लास्ट क्वेश्चन है क्या? ये 6 इसमें। ए एंड -a आर कोलिनियर वेक्टर। सही बात है, दोनों वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर है ना। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है भैया? डायरेक्शन ही तो बदली होती है, ये इधर है ये इधर होगा, बट होंगे तो दोनों सेम लाइन के पैरेलल। तो इट इज अ ट्रू। 2 कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। 2 कोलिनियर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा ना, ये बात तो ना अभी तो बताया था। ये ए वेक्टर है, ये इस लाइन के पैरेलल था, ऐसी बी वेक्टर है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग यार, है कोलिनियर दोनों। ठीक है, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट वो कोलिनियर होंगे। भाई एक वेक्टर मैंने बनाया ही है, ठीक है, सेम डिस्टेंस का ले लेते हैं, सेम वेक्टर ले लेते हैं, लोअरिंग करते हैं, इसको यहाँ ले आए। ठीक है, हटाओ हटाओ, ये है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम ही तो, डायरेक्शन दोनों की कर दी मैंने, अलग कर दी भाई साहब। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। 2 कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। 2 कोलिनियर वेक्टर है, रुको 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 रुको, उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट आर इक्वल। ऐसे ही क्या है, एक लाइन ये है, ए वेक्टर इसके पैरेलल है, बी वेक्टर भी इसके पैरेलल है, ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है पर कोलिनियर भी है, बट दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत बात होगी भाई, कहाँ इक्वल है? ये तो नेगेटिव हो रहा है एक दूसरे के। बात समझ में आ रही है? तो स्टेटमेंट होगी आपकी फॉल्स। तो दिस इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 10.1। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट आपकी एक्सरसाइज दैट इज 10.2, जहां पर हम
एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ना सीखेंगे, वहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉस पढ़ेंगे, आपके एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब पढ़ना अपन लोगों ने। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।